हेलो फ्रेंड्स, लेट डिस्कस बीओ एग्जाम डिटेल सॉल्यूशन पार्ट 1। इस वीडियो में हम अभी हाल ही में 16 अगस्त को आयोजित खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम की डिटेल सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। न्यूज़पेपर्स में कुछ हेडिंग्स इस प्रकार थी। 141 केंद्रों पर हुई बीओ की परीक्षा। यह लखनऊ में 141 केंद्रों पर 67,159 लोग शामिल हुए। एक थी कि आधे से अधिक अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। तो इस परीक्षा में ऑलमोस्ट 44% लोगों ने परीक्षा दी है, 56% ने छोड़ दी। पेपर के बारे में था कि काम नहीं आई करंट अफेयर्स की तैयारी। ये पेपर पहले 22 मार्च को होना था, लेकिन 16 अगस्त को हुआ है। और कुछ लोगों को बोलना है कि 6 माह पुराना था पेपर, नहीं पूछा गया कोविड-19 से जुड़ा कोई भी सवाल। जबकि छात्रों ने कुछ ये भी बोला है कि इसमें 10 से 12 क्वेश्चन इतिहास से, भूगोल से 12 से 14, विज्ञान और पर्यावरण से सबसे ज़्यादा 20 से 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जनसंख्या आधारित कोई आंकड़े नहीं पूछे गए। विज्ञान, गणित, हिंदी, रीजनिंग, भूगोल, इतिहास, राज्य व्यवस्था सभी खंडों से प्रश्न पूछे गए हैं। यह एग्ज़ाम टोटल 300 मार्क्स का था। 120 क्वेश्चन पूछे गए थे। 12 से 2 के बीच में 2 घंटे का एग्ज़ाम था। तो अभी हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए और उन्हें अप्रोच कैसे करें। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से किन दो शासकों के मध्य 17 मई से 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? तो देखो, कन्नौज का युद्ध, जिसे हम बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं, ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। देखो, यह युद्ध 17 मई 1540 में लड़ा गया था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुमायूं शेरशाह सूरी द्वारा पराजित हुआ। इस युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने हुमायूं को भारत छोड़ने का विवश कर दिया। देखो, शेरशाह सूरी, जिसका बचपन का नाम फरीद खां भी था, इससे पहले चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में हुए चौसा के युद्ध में भी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त किया था। उसके बाद कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था 1540 ईस्वी में, जिसमें अगेन शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया और हुमायूं भारत छोड़ के पर्सिया चले गए थे, जहां सफवीद शाह के यहाँ इन्होंने शरण ली थी। यदि और थोड़ा डिटेल्स में जाने बैटल ऑफ कन्नौज के बारे में, देखो, इससे पहले जो हुआ था इन 1539 हुमायूं एंड शेरशाह सूरी फॉर द बैटल ऑफ चौसा। अफगान शेरशाह सूरी हैज़ डिफीटेड हुमायूं एंड फॉट द नेक्स्ट बैटल इन कन्नौज। हुमायूं न्यू दैट ही वॉज नॉट एज पावरफुल एज शेरशाह सूरी। ही ट्राइड टू इन्वॉल्व हिज ब्रदर्स टू गेट आर्मी सपोर्ट। तो हुमायूं क्या है, वो सबसे बड़ा बेटा था बाबर का, और उसके 3 ब्रदर थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल। अच्छा, ये जो हुमायूं है, इसका जन्म हुआ था काबुल में 1508 में। अच्छा, तो जो कामरान की तरफ से इसे कोई मदद नहीं मिली थी। कामरान के पास लाहौर का शासन था। अच्छा, इसमें हुआ था कि कन्नौज के बैटल 1540 हुमायूं एस्केप फ्रॉम द बैटल ग्राउंड एंड बिकेम होमलेस नोमैड। फिर इसके बाद ये सिंध जाता है। सिंध में अमरकोट में रहता है। अमरकोट में जहाँ सही हमीदा बानो बेगम से शादी हो जाती है, तो वहीं अकबर का जन्म होता है। और उसके बाद ये ईरान निकल जाता है। 3 साल सिंध में रहने के बाद ईरान रहता है ये। हुमायूं टुक्स रिफ्यूज विद सफवीद शाह ऑफ पर्सिया हु हेल्प्ड हिम रिगेन दिल्ली इन 1555 में दोबारा से दिल्ली को रीगेन कर लेता है। अच्छा, जो मुग़ल एम्परर था, वो पानीपत के फर्स्ट बैटल 21 अप्रैल 1526 को जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, उसके बाद ये स्थापना हुई थी, मुग़ल वंश की स्थापना। और इनका पहला, ये सबसे बड़ा लड़का था हुमायूं। जो हुमायूं गद्दी में बैठा था 1530 ईस्वी में, तो 1530 से 1540 तक इसका एक शासन रहा, और फिर उसके बाद वापस लौटता है 1555 में। 1555 से 1556 तक दूसरा शासन रहा। 1556 में सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है, और इस तरह से उसके बाद अकबर गद्दी पर बैठता है बैरम खां के संरक्षण में। देखो, इसमें हुआ क्या था जब ये कन्नौज की लड़ाई हुई थी। देखो, बोथ द आर्मीज रिमेन्ड फेस फॉर अबाउट ए मंथ विदाउट फाइटिंग बट एज सून एज रेन स्टार्टेड। क्या हुआ था कि ये 1 महीने तक दोनों आर्मी एक दूसरे के आमने सामने डटी रही, और शेरशाह ने इंतजार किया। जब देखा कि रेन हो गई, जब बारिश हुई, तो उनका जितना भी बारूद और एमुनिशन था हुमायूं का, वो सब बर्बाद हो गया। उसके बाद when Humayun was swamped by heavy rainfall and his arms and ammunition were drenched, Sher Shah was waiting for such an opportunity. When he saw Mughals shifting their camp on 17 May
1540 he made an attack. It resulted in confusion and killing of the Mughal army. हुमायूं fought valiantly but was defeated and forced to flee. लेकिन हुमायूं उसमें घायल नहीं हुआ था और वो मैदान छोड़ के भाग गया था। पहले कामरान के पास जाता, कामरान के बाद ये सिंध में 3 साल रहता है, उसके बाद पर्सिया निकल जाता है, जहाँ से हेल्प मिलती है, फिर दोबारा से अटैक करता है और फिर से 1555 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की अगेन फिर से रीस्टेब्लिश कर देता है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। देखो, लाला हरदयाल गदर पार्टी से संबंधित। लाला हरदयाल यूएसए में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिलोसफी के प्रोफेसर थे। एक पंडित रामचंद्र, ये भी गदर पार्टी से संबंधित। बरकतुल्ला खां, ये इससे संबंधित हैं, गदर पार्टी से। तीनों गदर पार्टी से संबंधित हैं। यदि खुदीराम बोस की बात करें, खुदीराम बोस ये संबंधित नहीं है, ये अनुशीलन समिति से संबंध रखते हैं खुदीराम बोस। देखो ये क्या होता है, खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी दोनों ने लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर एक बम फेंका था, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग बच गए थे। नहीं, लॉर्ड हार्डिंग नहीं, एक जज जो शायद किंग्सफोर्ड जज की गाड़ी पर बम फेंका था, जिसमें वो बच गए थे, जबकि एक महिला और 2 अन्य लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली थी, लेकिन ये खुदीराम बोस पकड़े गए थे और इनको फांसी दे दी गई थी। तो ये सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे जिनको फांसी दी गई थी। अच्छा, गदर पार्टी की बात करते हैं। देखो, गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के प्रयासों से हुई। इसका उद्देश्य स्वतंत्र संघर्ष के माध्यम से भारत को अंग्रेजों की दास्तां से मुक्ति दिलाना था। इस संगठन ने भारत को अनेक महान क्रांतिकारी दिए। ये किसी प्रकार के भेदभाव को नहीं मानते थे। इस संगठन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, अछूत सभी एक साथ बैठकर भोजन करते थे तथा नेतृत्व स्तर पर सभी वर्गों की भागीदारी थी। जैसे हरदयाल हिंदू थे तो बरकतुल्ला मुसलमान एवं पंडित रामचंद्र भी शामिल थे। तो एक तरह से ये एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन थी और इसमें महिलाएं भी शामिल थीं। अच्छा, देखो, ये जो गदर पार्टी को जो हम प्रशांत तट का हिंदी संघ भी कहते थे, और यह पार्टी हिंदुस्तान गदर नाम का पत्र भी निकालती थी जो उर्दू और पंजाबी में छपता था। ये एक तरह से एमिग्रेंट इंडियंस के द्वारा स्थापित की गई थी, जो जैसे जाके सैन फ्रांसिस्को, यूएस के, कनाडा, इनमें जाके बस गए थे। और इसके बारे में देखें तो देखो, ये मौलवी अहमदुल बरकतुल्ला है, ये पंडित काशीराम मदुरई, बाबा सोहन सिंह भाखना, लाला हरदयाल, बाबा केसर सिंह, और ये करतार सिंह सराभा इसके बहुत यंगेस्ट थे। इन्हीं से जो भगत सिंह के चाचा थे वो प्रभावित हुए थे। भगत सिंह भी ये करतार सिंह सराभा से प्रभावित थे। देखो, गदर पार्टी के जो पहले जो नाम था इनिशियली, उसका पहले नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, जो 1913 ईस्वी में बनी थी यूएसए में, अंडर द लीडरशिप लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना जो थे इसके ये प्रेसिडेंट थे। सोहन सिंह भाखना प्रेसिडेंट थे। एंड दिस गदर पार्टी ड्रू मेंबर्स फ्रॉम इंडियन इमिग्रेंट्स लार्जली फ्रॉम पंजाब से ज़्यादा थे। और इसमें अन्य लोगों में थे जैसे बाबा गुरदत्त सिंह, मोहम्मद बरकतुल्ला, तारकनाथ दास, करतार सिंह सराभा, फिर रघुवर दयाल गुप्ता, फिर बाद में ये भी बने थे रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल जिन्होंने बंदी जीवन लिखा है। अच्छा, जो बाबा गुरदत्त सिंह थे, ये बाबा गुरदत्त यही हैं जिन्होंने कामागाता मारू शिप बाई किया था जापान से, और जिसके जब वे लेके जा रहे थे तो एक कामागाता मारू इंसिडेंट हुआ था। कामागाता मारू इंसिडेंट के ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखो, ये जापान का एक शिप था, इसमें 376 लोग जा रहे थे, लेकिन ये क्या होता है, ये इसमें पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में पूछा गया है। देखो, ये घटना जो हुई थी कामागाता इंसिडेंट 1914 में हुई थी। फिर 2004 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर एक कॉइन भी लॉन्च किया था, तो इसीलिए आई थिंक 2014 या 2015 में इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखो, पहला स्टेटमेंट था कि कोमागाता मारू वाज ए जापानीज स्टीम शिप, बिल्कुल करेक्ट है। कोमागाता मारू कैरिड 100 शिप, नहीं, ये 376 पैसेंजर्स थे, तो इसमें दूसरा गलत था, पहला ए ऑप्शन सही था। देखो, द कोमागाता मारू इंसिडेंट इज अबाउट ए जापानीज स्टीम शिप कॉल्ड कोमागाता मारू दैट वॉयज्ड फ्रॉम हांगकांग टू वैंकूवर, कनाडा इन द 1914 कैरिंग 376 पैसेंजर्स फ्रॉम पंजाब। जब ये उनको पैसेंजर्स को लेके जा रहे थे तो कुछ पैसेंजर अराउंड 24 पैसेंजर वहाँ उतर गए कनाडा में, लेकिन बाकी को नहीं उतरने दिया और वापस लौटा दिया गया कलकत्ता में उनको बोला गया कि तुम सीधे ट्रेन लेके पंजाब जाओ, लेकिन फिर उनमें क्या ना कुछ झड़प हो जाती है जिसमें 22 लोग मारे भी जाते हैं। तो ये कामागाता मारू इंसिडेंट था जिससे गदर पार्टी के लोग और ज़्यादा उग्र हो गए थे।
और ये गुरदत्त सिंह ने लिया हुआ था, गुरदत्त सिंह जो इसके गदर पार्टी के मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित से कौन युग सम्मिलित नहीं है? नील विद्रोह 1859-69। नील विद्रोह का वर्णन ये नील दर्पण नामक उसमें उपन्यास में किया गया है। ये बिशंबर विश्वास इसके नायक थे। अच्छा, नील विद्रोह। जयंतिया विद्रोह 1860-63, ये भी करेक्ट है। कुकी विद्रोह 1860-69। कुकी विद्रोह ये हुआ था आपका 1917 से 1919 में, तो ये सी ही ऑप्शन इसका आंसर होगा, क्योंकि सी ही गलत है। ये 1917-1998 में हुआ था। कुका विद्रोह ये भी वैसे तो गलत है अगर बिल्कुल क्लियरली देखें, पर लेकिन एक क्योंकि क्या है ना 1840 में भगत जवाहर द्वारा स्थापना की, तो इसीलिए थोड़ा सा पास मान सकते हैं, इसीलिए इसका सी ऑप्शन होगा। देखो, कुका विद्रोह की बात करें तो कुका विद्रोह की शुरुआत पंजाब में 1860-70 में हुई थी। वहाबी विद्रोह की भांति कुका विद्रोह का आरंभिक स्वरूप धार्मिक था, किंतु बाद में यह राजनीतिक रूप में परिवर्तित हो गया। इसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कुका विद्रोह की शुरुआत 1840 में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। भगत जवाहर मल को हम सियान साहब के नाम से भी जानते हैं। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों को दूर और शुद्ध करना था। सियान साहब ने अपने शिष्य बालक सिंह के साथ मिलकर अपने अनुयायियों का एक दल गठित किया। इस दल का मुख्यालय हजारा में हुआ करता था। इस विद्रोह के विरुद्ध अपनी दमनकारी नीतियों को अपनाते हुए अंग्रेजों ने 1872 ईस्वी में इसके एक नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया और आंदोलन पर नियंत्रण पा लिया। तो ये एक तरह से 1840 से 1872 तक चला है कुका विद्रोह। तो जो नील विद्रोह है ये आपका इसमें चला है, ये बंगाल के साइड में, बंगाल में पावना और उस साइड में। नील विद्रोह किसानों द्वारा किया गया था, एक आंदोलन था जो बंगाल के किसानों द्वारा 1559 ईस्वी में किया गया था। तीन बंधु मित्र का एक नाटक है, वो उपन्यास नील दर्पण में इसका वर्णन मिलता है। अच्छा, और ये नील की नीति एक तरह से इंडिगो रिवोल्ट था। इंडिगो रिवोल्ट नील की नीति खेती नहीं करेंगे इसलिए था। अच्छा, ये यदि इसके बारे में बात करें, जो जयंतिया, ये जो सेकंड वाला है जयंतिया विद्रोह। देखो, जयंतिया विद्रोह जो है 1862 में लगभग खत्म हो गया था। जो इनके जो नायक थे कियांग नांगबांग, ये ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर थे मेघालय से, हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। द ब्रिटिश हैंग्ड हिम पब्लिकली इन द वेस्ट जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट ऑन 30 दिसंबर 1862। उसके साथ ये खत्म हो गया था। ये इसके मेन नायक थे जयंतिया रिवोल्ट के, कियांग नांगबा। अच्छा, और इसके बारे में यदि बात करें कुकी रिवोल्ट में क्या था, कुकी और नागा इनको आर्मी में रिक्रूट किया जाता था। तो एक बार क्या हुआ था, ब्रिटिश ने डिमांड की थी कि हमको 2000 आदमी चाहिए मणिपुर के किंग से। अच्छा, मणिपुर के किंग तो थे राजी, लेकिन जो कुकी चीफ थे इन्होंने ज्वाइन करने से मना कर दिया, और ज्वाइन करने से मना कर दिया और वार और डिक्लेयर कर दिया कॉलोनाइजर्स पर 1917 में। और ये तो द कॉन्फ्लिक्ट फॉलोड लास्टेड फॉर 2 years एंड क्लेम्ड many lives. It has variously called the ग्रेट कुकी रेविलियन, कुकी राइजिंग, एंग्लो कुकी वार और जूगाल भी बोलते हैं। तो ये हुआ था 1917-1919 में। ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्टार्ट हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध आपका कब तक हुआ, 1914 से 1918। देखो क्या होता है कि 28 जून 1914 को सेराजेवो में आर्कड्यूक फर्डिनेंड की सर्बिया के कुछ आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उसके विरोध में ऑस्ट्रिया सर्बिया को दोषी ठहरा के उस पर युद्ध स्टार्ट कर देता है। तो वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ और ये एंड होता है आपका 11 नवंबर 1918 को, जब जर्मनी आत्मसमर्पण कर देता है। अच्छा, तो ये हमने सब रिपोर्ट्स के बारे में देखते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा था कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें। अपनी मातृभूमि के लिए जागें। मैं एक भारतीय नगाड़ा हूँ, मतलब ये बाहर के लोग थे। तो ये क्या था, ये एक आयरिश लेडी थी। आयरिश लेडी जो पहले तो ये क्रिश्चियन थी, क्रिश्चियन से पहले ये सेकुलर थी। सेकुलर के बाद जब ये HP ब्लेवर्स्की के संपर्क में आई थी तो ये एक तरह से थियोसॉफिकल हो गई थी। थियोसॉफी इन्होंने अपनाई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये वो रही सेकंड चेयरमैन। तो ये थी हमारी एनी बेसेंट जो कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षा भी रही, जो 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। देखो, मिसेज एनी बेसेंट ने कहा था, आई एम एन इंडियन टमटम वेकिंग अप ऑल द स्लीपर्स सो दैट दे मे वेक अप एंड वर्क फॉर देयर मदरलैंड। अच्छा, इन्होंने 2 वो भी निकाले थे न्यूज़। देखो, इनके 2 जर्नल से, एक तो कॉमनवील तो जो वीकली था, जो नेशनल रिफॉर्म
नेशनल रिफॉर्म इश्यू से डील करता था। एक न्यू इंडिया उन्होंने निकाला था। न्यू इंडिया डेली न्यूज़पेपर था जो 15 सालों तक इसमें चलता रहा, जिसने होम रूल और होम रूल लीग के बारे में प्रमोट किया और इंडियन जर्नलिज्म को रिवॉल्यूशनाइज किया। तो इनके 2 जर्नल थे, कौन कौन? कॉमनवील और न्यू इंडिया। अच्छा, यदि और इनके बारे में बात करें तो इन्होंने जो है 1889 में इसको ज्वाइन किया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी को। देखो, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो की थी वो एच.एस. ओलकट और एच.पी. ब्लेवत्स्की ने की थी। अच्छा, एच.पी. ब्लेवत्स्की से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी ये एनी बेसेंट, तब इन्होंने इसको ज्वाइन कर लिया था थियोसॉफिकल सोसाइटी को। फिर जब वो एच.एस. ओलकॉट 1917 में मर गए थे तो उसके बाद ये बन गई थी प्रेसिडेंट। उसके बाद अपनी मृत्यु तक, यानी कि 1907 से 1933 तक ये लगातार इसकी प्रेसिडेंट रही है थियोसॉफिकल सोसाइटी की। और थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय था इंडिया में था वो था अड्यार, इसमें चेन्नई के मद्रास में। अच्छा, तो एनी बेसेंट के बारे में एक और बात है कि एनी बेसेंट ने 1893 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया था एट वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन शिकागो में जो सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था उसमें इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया था। जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी ने सर्वधर्म सम्मेलन में, शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में हिंदू अपनी भारत को रिप्रेजेंट किया था, हिंदू सभ्यता का बखान किया था, उसी तरह से इन्होंने भी थियोसॉफिकल सोसाइटी को किया था। यदि इनके बारे में पढ़ें तो एनी बेसेंट जॉइन थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑन 21 मई 1889 एंड बिकेम डिवोटेड पीपल एंड हेल्पर ऑफ एच.पी. ब्लेवत्स्की, प्लेजिंग हर लॉयल्टी टू द प्रेसिडेंट को-फाउंडर एच.एस. ओलकट एंड कॉज ऑफ थियोसॉफी। सी बिकेम मोस्ट ब्रिलियंट एक्सपोनेंट ऑफ थियोसॉफी बोथ एज ऑरेटर एंड ऑथर। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। अच्छा, और फिर क्या होता है, ये 1893 में इंडिया में आ जाते हैं, इंडिया में एस्टेब्लिश कर देते हैं। और 1898 में इन्होंने क्या किया था, सी फाउंडेड सेंट्रल हिंदू स्कूल एंड कॉलेज इन बनारस, और उसको कुछ समय बाद लड़कियों के लिए भी खोल दिया था, सेंट्रल हिंदू स्कूल फॉर गर्ल्स। इन्होंने सी स्टार्टेड होम रूल लीग मूवमेंट इन 1916 विद बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की फिर 1920 में मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ही वो असहयोग आंदोलन भी उसी दिन स्टार्ट हुआ, 1 अगस्त 1920 को। यदि सरोजनी नायडू की बात करें, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला भी बोलते हैं, और ये 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, और ये पहली ऐसी लेडीज हैं जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, पहली इंडियन लेडीज। एनी बेसेंट हैं जो पहली लेडीज, ओवरऑल लेडीज। सरोजनी नायडू ने पहली ये राज्यपाल भी रही थी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ, और आपका 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने गोली मार दी और ख़त्म हो गए। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने मराठा और केसरी भी निकाले थे। मराठा इनका अंग्रेजी में था और केसरी इनका मराठी लैंग्वेज में था। और ये 1908 से 1914 तक मांडले जेल में बंद रहे थे, और इनको भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। और तो महात्मा गांधी का हो गया, महात्मा गांधी का। अच्छा, 1917 में भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षा भी रही थी एनी बेसेंट। तो ये एनी बेसेंट बारे था। नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादन करता है? देखो, संतरे का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा सहारनपुर में होता है। सहारनपुर एक तरह से यूपी के नॉर्थ साइड में पड़ता है। यदि हम और संतरा मेनली लाइक कुर्ग मंदारिन, एक तरह से मंदारिन वेरायटी बहुत ज़्यादा होती है इंडिया में। और इंडिया में यदि राज्यों में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो संतरे होते हैं महाराष्ट्र में होते हैं, और महाराष्ट्र के नागपुर के संतरे बेहद फेमस हैं। और महाराष्ट्र, नागपुर का जो महाराष्ट्र है, लगभग 40% संतरा उत्पादित करता है। देखो, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ऑरेंज इन द स्टेट। और जो ब्राज़ील है, अगर पूरे कंट्रीज की बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो ब्राज़ील इज द लीडिंग ग्लोबल ऑरेंज प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित किस नगरों में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थापित है? तो जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है ये आपका कानपुर में। कानपुर, इसको हम चमड़ा नगरी भी बोलते हैं, और एक गंगा के किनारे स्थित है। देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च IIPR इज ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इन कानपुर, उत्तर प्रदेश. इट वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1983 बाई इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, टू कैरी आउट स्ट्रेटेजिक एंड अप्लाइड रिसर्च ऑन मेजर क्रॉप्स. तो जो IIPR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ये तो है आपका कानपुर में. और लखनऊ की बात करें, लखनऊ में क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च IISR, वो लखनऊ में है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है आपका लखनऊ में. अच्छा, ये जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो
एग्रीकल्चरल एजुकेशन और रिसर्च को इंडिया में प्रमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर होते हैं वो इसके प्रेसिडेंट रहते हैं। तो अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। और ICAR के अभी डायरेक्टर हैं त्रिलोचन मोहपात्रा, और ICAR का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। जो ICAR है इसकी 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। एक तो है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो नई दिल्ली में। एक है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो है बरेली यूपी में। एक है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा में। एक है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, वो है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट चलते हैं। देखो सूची 1 से 2 में संस्थान कहाँ स्थित हैं? वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, जो वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान है ये आपका नोएडा में है। तो एक का होगा 4, तो ए कट गया और आपका डी कट गया। अच्छा, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये आपका वाराणसी में है। वाराणसी मतलब 1, तो 4-1, तो सी ऑप्शन सही हो गया। और देख लेते हैं, वीवी गिरी राष्ट्रीय संस्थान आपका नोएडा में, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा में, और ये क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान आपका गाजीपुर में है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश, यह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाला राज्य है। बिल्कुल सही बात है। सबसे ज़्यादा दूध आपका लगभग 16% दूध उत्तर प्रदेश से होता है। यह देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है। बिल्कुल सही है। यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। बिल्कुल सही है। धान के उत्पादन के क्षेत्र में इसका 3रा स्थान है। देखो, धान के उत्पादन में सबसे ज़्यादा धान होता है आपका पश्चिम बंगाल में, और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर आता है पंजाब। तो यानी कि ये 4th ऑप्शन करेक्ट है। इसमें जो आंसर होगा वो 1, 2, 3 ये करेक्ट है। तीसरा, ये 4था ऑप्शन सही नहीं है। यदि और देखें तो देखो, यूपी इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री। द स्टेट शेयर इन द टोटल मिल्क प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री इज अप्रोक्सीमेटली 16.83%। तो और उत्तर प्रदेश ऑक्यूपाइज द टॉप पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, बार्ले, शुगर केन, पोटैटो और लेंटिल्स। अच्छा, अगर राइस प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो राइस प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, उत्तर प्रदेश इज 2nd, एंड पंजाब इज द 3rd लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। और इंडिया स्टैंड 2nd इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस आफ्टर चाइना विद हाईएस्ट प्रोडक्शन। तो सबसे ज़्यादा जो चावल है वो चाइना में होता है, और उसके बाद 2nd नंबर पर होता है आपका इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत की बाइबल ग्रंथ ये देखो, संगीत से इधर में अकेला ये नाट्य शास्त्री संबंधित लग रहा है, और तो कुछ उतना है नहीं। सूरसागर ये सूरदास जी ने लिखा है, जैसे सूरदास ने सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी वो सब लिखे हैं। सूफीनामा भी कुछ नहीं लगता, तो ये तरह से नाट्य शास्त्री है। नाट्य शास्त्री इज आल्सो नोन एज 5th वेदा रिटन बाई भरत मुनि, इज ट्रीटाइज ऑन थिएटर, डांस एंड म्यूजिक। भरत मुनि ने लिखा है, इसको 5वां वेद भी बोलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 2 कथन इसके बारे में। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब रूप है। बिल्कुल सही बात है। अस्पृश्यता जो अनटचेबिलिटी अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में वर्णित है। अच्छा, और अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति। बिल्कुल सही का बात है। ये हिंदू धर्म में ज़्यादा है अस्पृश्यता मतलब एक दूसरे से जो निम्न वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनको छूना, एक तरह से उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के रूप में खाई पैदा करना। तो एक तरह से ये दोनों ही सही हैं, और ये इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती। बिल्कुल करेक्ट है। पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों में लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका जाता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, तो इसमें ये दोनों ही सत्य हैं, और सही ऑप्शन है तो ये ऑप्शन होगा। अच्छा, निम्न में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो इसमें जो राइटर्स बिल्डिंग है ये इसमें शामिल नहीं है, और तो ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, दी मेटकोप हाउस और विक्टोरिया मेमोरियल ये सब शामिल हैं, राइटर्स बिल्डिंग नहीं है। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जनवरी 2020 को कोलकाता के 5 प्रमुख धरोहर भवनों को राष्ट्र को समर्पित किया। इन ऐतिहासिक इमारतों का जीर्णोद्धार किया गया। इनमें ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, बेलवेडियर हाउस, मेटकोप हाउस और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में से कौन सा देश विश्व में खसरे से सबसे अधिक प्रभावित है? खसरे जिसको मीसल्स भी बोलते हैं। मीसल्स जो वायरसेस के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा। मीसल्स इज हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिसीज, और इससे जो सबसे ज़्यादा वो था, ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य था, जो इसका आपका साउथ अफ्रीका में है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के निम्न में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर
जनवरी 2020 में खोला था। तो महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर ये खोला गया था आपका नाइजर में। नाइजर एक अफ्रीकी देश है, क्योंकि महात्मा गांधी बहुत लंबे समय तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। वो उसके बाद जब इंडिया वापस लौटे थे तो आपका जब इंडिया वापस लौटने के उसमें वो प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, ये जब एस जयशंकर जी गए थे वहाँ विदेश मंत्री, तब इसका महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर खोला गया था। महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर अन्य पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे अफ्रीकन यूनियन की कोई मीटिंग हो, मतलब काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है। देखो, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा नाइजर में भारत के प्रथम कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। नाइजर में महात्मा गांधी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण भारतीय सहायता के द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन नाइजर के राष्ट्रपति मोमदेव इसोफो द्वारा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मिलकर किया गया। ये आपके भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं और ये नाइजर के राष्ट्रपति। अच्छा, ये खसरा जो मीसिल्स है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो मीसिल्स क्या है? एक अत्यधिक संक्रामक वायरस जनित रोग है जो कि मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। यह संक्रामक रोग विशेष रूप से मोरबिली वायरस के जीन्स पैरामिक्सी वायरस के द्वारा संक्रमण से होता है। इसके लक्षण बुखार, खांसी, आंखों का लाल हो जाना है। WHO के अनुसार खसरे का अभी तक कोई इलाज नहीं है। अधिकतर लोग 2-3 सप्ताह में स्वतः ठीक हो जाते हैं। हालांकि कुपोषण से पीड़ित बच्चों और कम प्रतिरक्षा मतलब कम इम्यूनिटी वाले लोगों में खसरा गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है। इसमें अंधापन, मस्तिष्क सूजन और निमोनिया आदि शामिल है। खसरे को टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है, जस्ट इसका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। यदि नाइजर के बारे में और बात करें, देखो नाइजर एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये वेस्टर्न अफ्रीका में है। वेस्टर्न अफ्रीका में ये जैसे अभी इससे ऊपर जाएंगे ना, जैसे अल्जीरिया, लीबिया, इसको जो सराउंड करते हैं, माली, बुर्किना फासो, बेनिन, नाइजीरिया, चड, और इससे भी ऊपर चले जाएंगे जैसे लीबिया के ऊपर आपका मेडिटेरियन सी स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, नाइजर की बात करें, नाइजर लैंडलॉक वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री। इट इज़ बाउंडेड बाय अल्जीरिया, लीबिया, चड, नाइजीरिया, बेनिन, बुर्किना फासो एंड माली, और इसकी कैपिटल है नियामी, NIAMI। अच्छा, द कंट्री टेक्स नेम फ्रॉम द नाइजर रिवर विच फ्लोज थ्रू द साउदर्न पार्ट ऑफ द टेरिटरी। जो नाइजर रिवर है आपको वो गिनी से स्टार्ट होती है। गिनी से स्टार्ट होते हुए बुर्किना फासो, माली से होते हुए इसके साउदर्न पार्ट से होते हुए फिर नाइजीरिया से निकलते हुए गल्फ ऑफ गिनी में गिर जाती है। अच्छा, नाइजर इसकी 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है। तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की नाइल रिवर, जो मेडिटेरियन सी में जाके गिरती है। और दूसरे नंबर पे आती है कांगो रिवर, कांगो या जायरे रिवर भी बोलते हैं। और फिर तीसरे नंबर पे आती है ये आपका नाइजर रिवर। सो दिस वाज फॉर द डे। थैंक्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन पार्ट 2।